देखिए, जब मोदी जी पैदा हुए थे तब भी इस देश में आंदोलन चल रहा था आज़ादी का। आंदोलन जब मोदी जी के बाप पैदा हुए थे तब भी चल रहा था देश आज़ादी का। आंदोलन हमेशा से चले हैं, जब जब इस धरती पे मनुष्य ने अपना विकास किया है आंदोलन तब से है, अपने वर्चस्व को लेकर। ये आंदोलन आगे भी चलते रहेंगे, आंदोलन रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इससे पहले जो और सरकारें थीं, बीजेपी की सरकार पहले भी आई, जब आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और उससे पहले आडवाणी जी ने एक रथ निकाला। उस रथ में एक ऐसा चेहरा चमकाता हुआ यही व्यक्ति दामोदर मोदी दिखाई देता है। तब ये परजीवी नहीं, कौन सा जीवी था, तब ये इस प्रांत का प्राणी या इस देश का प्राणी नहीं था। आज इनके खिलाफ आंदोलन हुए। अब देखिए, एक सवाल आप फिर करेंगे कि 2-2 हज़ार रुपये सभी के खाते में जा रहे हैं, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो। अब जब से इनकी सरकार यहाँ बनी है और उत्तर प्रदेश में भी जब से बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले बिजली का एक मीटर लगता था। उस मीटर का फिक्स चार्ज होता था कि 1500 रुपये इस मीटर के फिक्स चार्ज हैं, और उसका कोई जो किराया होता था वो नहीं जाता था। आज कई गुना तो बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। बताऊंगा, घरेलू भी और ट्यूबवेल का भी, किसान का भी। और जो मीटर लगा हुआ है उसका मंथली 200 रुपये किराया जाता है। 200 रुपये मंथली से अगर किराया लगाएं, चार्ज लगाएं, फिक्स चार्ज जिसे ये बोलते हैं, तो एक साल में कितना हो गया? 2400 रुपये। 2 साल में कितना हो गया? 4800 रुपये। अब मुझे ये बताएं, ये गवर्नमेंट, कि आपका ये मीटर कितने पैसे का था, जहाँ से सारा जीएसटी लगा लें, फलानी जीएसटी, जितनी इनकी जीएसटी, माँ की जीएसटी, बहन की जीएसटी, जितनी इनकी लगती हो वो लगा लें। मुझे ये बताएं कि ये मीटर 1 लाख रुपए का है, मैं 1 लाख रुपए देकर इनका मीटर दे दूंगा, लेकिन फिक्स चार्ज नहीं दूंगा। ठीक है। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उससे पहले सपा की थी, उससे पहले बसपा की थी, उस समय 700 रुपये महीने का बिल जाता था ट्यूबवेल का, कुएं का। जो किसान ट्यूबवेल चलाता है और पानी से अपनी खेती करता, खेत को सींचता है, कितना जाता था? 700 साढ़े 700 रुपये पर महीने। आज जा रहा है 2500 2600 रुपये पर महीने। अब जब भी वही चीज़ थी आज भी वही चीज़ है। तब भी गेहूँ 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बिकता था किसान का, आज भी 16 रुपये किलो बिक रहा है, सेम है। आज 200 रुपये, 2000 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं, 200,000 रुपये हमारे ज़्यादा लेकर महीने, और हमें 500 रुपये दिया जा रहा है। हम घाटे में हैं, मोदी घाटे में हैं। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ में आ रहा है। अगर मोदी हमें इसके बदले 1500 भी देना, तो तब भी हम 500 घाटे में हैं, तब भी हम 500 घाटे में हैं। आप ये खबर भी दिखाइए, उनसे पूछिए। दिल्ली, अब दिल्ली एनसीआर में आ जाइए। दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, गाजियाबाद की सरजमी पड़ती है, यहाँ से 10 कदम चलते ही दिल्ली की सरजमी लग जाती है। यहाँ भी 200 रुपये मीटर का फिक्स है, किसी भी घर में छोटा मीटर लगा हुआ है। उसी मीटर को आप नॉर्मली दुकान पे जाके देखिए कितने का मिल जाता है। 150 रुपये का वो मीटर मिल जाता है, और अच्छा लो तो 300 रुपये का मिल जाता है, और बढ़िया लो तो कम से कम 1200 रुपये का डिजिटल मीटर बढ़िया आ जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट के जो मीटर लगे हुए थे, इसे हटाओ, इसे लगाओ, ये केबल बदलो, वो लगाओ, ये करो, वो करो, क्या है? ये सब वही है जो आप कह रहे हैं। आज 200 रुपये फिक्स चार्ज है, चाहे आप एक बल्ब या एलईडी लगाओ ना लगाओ, वो देना पड़ेगा। लेकिन इनकी गवर्नमेंट से पहले ऐसा नहीं था। दिल्ली में भी दूसरी गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा खासा बजट नहीं मिलता है दिल्ली की सरकार को। दिल्ली की सरकार ने तो फ्री टिकट महिलाओं की कर रखी है। क्या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो अपनी किडनी बेच के दे रहे हैं पैसा, या उनकी कोई फैक्ट्री चल रही है वहाँ से दिल्ली में लगा रहे हैं? चल रहा है ना। इन्होंने 91 में भी जब के मंदिर बनेगा तब भी 90 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, 90 या 900 करोड़ इकट्ठा किया था चंदे से, वो कहाँ है? आज फिर पर्ची कट रही हैं, और मंदिर का टेंडर भी जा चुका है, जिस कंपनी को बनना है उसका पैसा भी उसको ट्रांसफ़र हो चुका है, गवर्नमेंट के थ्रू बनना है, तो फिर ये पर्ची क्यों कट रही है? तकलीफ हमें ये है कि इस हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। जो 200 रुपये से ऊपर की दवाई है उसे डॉक्टर बाहर के लिए लिख देते हैं, और हम कहते हैं जी अस्पताल में क्यों नहीं है? क्या तो मैं लिख के दे रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री या डीएम को दे दो, क्या जी नहीं है, हमें क्या, हम के घर से ले आए? भाई उनकी मजबूरी है, डॉक्टर लिख ही तो सकता है दवाई, वो घर से थोड़ा ही देगा। हमें यहाँ अच्छा हॉस्पिटल चाहिए,
हमें यहाँ अच्छा स्कूल चाहिए, और वो स्कूल चाहिए जहाँ डीएम का बेटा पढ़ने जाता हो, और उस जिले का जो विधायक है उसका बेटा भी उसी स्कूल में चाहिए, और जो उस जिले का एमपी है, सांसद है, उसका बेटा भी उसी स्कूल में चाहिए। मैं हमेशा से आरएसएस के खिलाफ रहा हूँ। आज शेर का बच्चा कौन होता है? शेर होगा ना। चूहे का बच्चा कौन होगा? चूहा। अगर इनके बाप दादाओं के पीछे जाएंगे तो जैसे आज ये देश को खाली कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, सारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनके बाप दादाओं ने, आकाओं ने भी इसी तरह से किया था, जिसका सबूत आपके सामने है। ना हो तो मैं बता देता हूँ। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो आरएसएस के व्यक्ति था जिसने गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ, जिसको ये आज अपना नेता मान रहे हैं, वीर सावरकर। वीर सावरकर ने 4-4 बार माफ़ी मांगी थी अंडमान निकोबार की जेल से, काला पानी से, कि मुझे बाहर दे दीजिए, मुझसे गलती हुई। 4 बार माफ़ी पत्र सोशल मीडिया पे हैं, वो पत्र आप देख सकते हैं। और ये उसे वीर बताते हैं। क्या वीर ऐसे होते हैं? वीर तो भगत सिंह जैसे होते हैं कि नहीं, मैंने धमाका किया अंग्रेजों के कान खोलने के लिए। ऊधम सिंह जैसे होते हैं कि दूसरा आदमी मेरे घर में जाके मेरे लोगों को मार गया, मैं इसको इसके घर में मारूंगा, इसने मेरे घर में मारा है। जनरल डायर को उसके घर में जाके मारी थी गोली ऊधम सिंह ने, असेंबली में वो चलते हुए सामने से गोली मारी थी। इन्हें वीर कहते हैं। अब ये गधों के पीछे वीर लगाएं, गधे पे सॉल उड़ाने से वो घोड़ा नहीं बनेगा। अभी हमारे वजीरे ने कहा ना, आजम ने, कि मुझसे बात करें। क्या बात करें? तेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। एक आदमी, जिस व्यक्ति को जियो का प्रचार नहीं करना चाहिए था क्योंकि संवैधानिक पद है आपके पास, बीएसएनएल और एमटीएनएल को आज तक 4G की अनुमति इन्होंने नहीं दी है। क्यों नहीं दी भाई? तुम्हारे बाप का माल है। तुमने गद्दारी किस देश में? चूहे के बच्चे हैं, बिल ही खो देंगे, चाहे गद्दी पे बिठा दो तो घरों को नुकसान पहुंचाएंगे, और खेत में चूहे को वैसे नुकसान करेंगे। ये देश के साथ गद्दारी ही करेंगे, वफा नहीं कर सकती क्योंकि इनकी रगों में वफादारी नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रहा है आपके चैनल के माध्यम से तो वो मुझसे बहस कर सकता है, क्योंकि बहस करने से सच्चाई सामने आएगी। मानसिकता तो वही रहेगी जो मुझे करना है जीवन में, जो मैंने उद्देश्य बनाया अपना। आप मुझे पुलिस में कर दोगे तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे करना है। ऐसे ही इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता है दूसरे का खाना, परजीवी, अपना कमा के नहीं खाना। कमा के नहीं खाना। मोदी ने पूरी जिंदगी कमा के नहीं खाया, भीख मांग के खाया, इसका खाया, उसका खाया। अगर वो कह दे कि मैंने कमा के खाया है तो बता दो। वो चाय का स्टेशन बता दो। कहने से क्या होता है? मुंह खोलने से मैंने चाय भेजी, बता दो ना कहाँ है वो स्टेशन। वो बता दो ना कि एक भी गवाह के, हाँ कुछ लोगों को कि हाँ जी मैं भी बचपन में छोटा था जब ये चाय बेचते थे, उनके लंगोटिया यारों से बुझवा दो कि हाँ हमारे सामने मोदी जी ने चाय, इसके पिताजी का चाय बेचते थे। और क्या है? कहने से कुछ नहीं होता। लोगों ने डिग्री मांगी तो फर्जी डिग्रियां आ गई, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। आज देश का सब कुछ डूब रहा है। किस बात के अर्थशास्त्री हो तुम लोग? किस बात के अर्थशास्त्री हो? जो देश डूब रहा है, इस देश को फिर से उबारा जा सकता है, लेकिन इस देश की जो जनता है उसमें वो भी कम नहीं है, क्योंकि जातिवादी देश है। जातिवादी होने के कारण पढ़ा लिखा भी जातिवाद में उलझ के अपने जाति के कैंडिडेट को वोट देकर और उसे विजयी बनाता है, जबकि उसे पता होता है कि इसके जाने से मेरा नुकसान होगा। लेकिन नहीं, वो कहता है, एक कहावत कहता है, अपना है मारेगा तो छांव में तो डालेगा और तो धूप में डालेगा। ये मानसिकता है। मर भी रहा है, उसे पता है मैं मरूंगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं धूप में ना मरूं, छाया में मरूं, अपना बेशक मारे। तो इस देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। ये तो अभी शुरुआत है, और हम आज से ये बात नहीं कह रहे हैं, हम ये बात बहुत दिन से पहले कह रहे हैं। और यही बात हमारे पुरखे हमसे कहते कहते चले गए कि ये लोग अगर सत्ता में आए तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको पता है कि पटेल ने इनकी आरएसएस को बैन किया था, और इन्होंने कहा था कि हम कभी राजनीति करेंगे और हमारे यहाँ का संघ का आदमी, आरएसएस का आदमी कभी राजनीति नहीं करेगा। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, हमें ऐतराज नहीं है, करें, देश आज़ादी है। हम चाहते हैं कि सबको हक मिले। भाई हम ये कह रहे हैं कि समानता हो तो हम इन पर रोक क्यों ना करो, लेकिन देश को बांटो मत।